हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था मार्केट के बारे में, जो शर्ट बना था किस प्रकार से अलग अलग ट्रेडर्स, कंज्यूमर्स और रिटेलर्स के कौन कौन होते हैं इस मार्केट चेन में पूरी। और ये जो लेसन है, लेसन 10 स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, ये हमारा इस बुक का लास्ट लेसन है, जो कि है फर्स्ट यूनिट। जो इक्वलिटी हमने फर्स्ट पढ़ा था ना, उसी यूनिट का है। तो इस पूरे बुक में हमने अलग अलग जो एस्पेक्ट्स है इक्वालिटी देखी है। जैसे फर्स्ट हमने देखा था कि हेल्थ के हिसाब से कैसे इक्वालिटी अनइक्वल है, कि पुअर को कैसी फैसिलिटी मिलती है और रिच को कैसी मिलती है। उसके बाद हमने देखा था जेंडर के हिसाब से कि महिलाओं के लिए और पुरुष के लिए कैसे इनइक्वालिटी फैली हुई है। फिर हमने देखा था मीडिया और एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से, कि अलग अलग एस्पेक्ट से हमने यहाँ पर इनइक्वालिटी को दिखाने की कोशिश की है इस पूरे बुक में, कि कैसे इनइक्वालिटी फैली हुई है। अब लास्ट लेसन में हम इस पूरे बुक का ओवरव्यू देखेंगे। जो भी हमने स्टोरी पढ़ी थी, रमाबाई की स्टोरी, जो कि महिलाओं के लिए चलाया था कि उन्हें कैसे सशक्तिकरण किया जाए, उन्होंने जो अभियान चलाया था। उसके बाद जो फार्मर के लिए था कि जो पुअर फार्मर है उनको उतना वेजेस नहीं मिल पाता है जितना कि वो मेहनत करते हैं। फिर उसके बाद हेल्थ के हिसाब से हमने जो भी स्टोरी देखी थी कि कैसे कैसे हेल्थ के हिसाब से लोगों को वहाँ पर सर्वाइव करना पड़ा था, कि जो पुअर है उनको फैसिलिटी सही नहीं मिलती है। फिर हमने मार्केट के हिसाब से देखा था कि जो पुअर जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको इतनी ज़्यादा उनकी कमाई नहीं हो पाती है, जैसे कि अच्छे जो रिच मार्केट में हैं, जो रिच शॉपकीपर है उनको अच्छी कमाई होती है। तो अभी आगे हम इस लेसन में पढ़ते हैं कि कैसे इस पूरे लेसन का ओवरव्यू हम इक्वालिटी को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम ओवरव्यू देखते हैं कि जो भी इनइक्वालिटी का मेन जो कंपोनेंट है वो सिर्फ दो ही है। एक तो है गरीबी और दूसरा है रिसोर्सेज की कमी। मतलब एक तो गरीबी और रिसोर्सेज की कमी, मतलब गरीबी इतनी है कि जिससे वो जो अमीर और गरीब में इतना ज़्यादा फासला हो गया है कि वहाँ पर इनइक्वालिटी पैदा होती है। दूसरा है रिसोर्सेज की लगातार घटती जो कमी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं है, रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं होने के हिसाब से जो उनकी बेसिक नीड है लोगों की, वो कंप्लीट नहीं हो पा रही है। जो मतलब बेसिक नीड भी वो अपनी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, जिससे कि उनकी जो डिग्निटी और रेस्पेक्ट से जो लाइफ जीनी चाहिए किसी एक व्यक्ति को डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो उन्हें नहीं मिल रही है। और डिस्क्रिमिनेशन जो हो रहा है हमारे कंट्री में, वो हमने देखने को मिला है रिलीजन, कास्ट और सेक्स के नाम पर। पीपल जो है अनइक्वल ट्रीट किए जा रहे हैं इंडिया में। मतलब यहाँ पर सेक्स के बेस पे, कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे लोगों को इनइक्वल ट्रीट किया जा रहा है। फिर यहाँ पर हम आते हैं, नेक्स्ट है स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी। मतलब क्या क्या स्ट्रगल हुए हैं इक्वालिटी पर। हमने वैसे कई स्टोरी पढ़ी है, लेकिन इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या स्ट्रगल हुए हैं। सबसे पहले हमें ये हमें सबको पता है कि जो हमारे थ्रू आउट वर्ल्ड में हर कम्युनिटी, हर विलेज, हर सिटी, हर टाउन में हमने देखा है कि कोई ना कोई व्यक्ति जो है वो उसको इतनी रेस्पेक्ट दी जाती, इज्जत दी जाती है, क्योंकि वह किसी के इक्वल राइट के लिए लड़ा होता है। मतलब कोई ना कोई व्यक्ति हमें देखने को आए दिन, उसका उदाहरण हम सुनते ही हैं कि उसने लोगों के, गरीबों के राइट के लिए, महिलाओं के राइट के लिए, मजदूरों के अधिकार के लिए, राइट के लिए इतना लड़ा है। वो उन्होंने एक अभियान चलाया है, लीडरशिप उसमें निभाई है। जैसे हम नेल्सन मंडेला का हमने पढ़ा था उदाहरण, कि उन्होंने सॉरी जो अफ्रीका में जो काले गोरे का रंग भेद है उनको मिटाने के लिए, अपार्थाइड जो लॉ था उसको हटाने के लिए स्ट्रगल किया था। अपने जीवन के 28 साल उन्होंने जेल में बिताए थे इसी के लिए। तो जो पर्सन है ये इसीलिए रिकॉग्नाइज होते हैं क्योंकि इन्होंने लार्ज नंबर के पीपल को लीड किया होता है किसी पर्टिकुलर इशू के लिए। मतलब वो बहुत सारी जनता के एक लीडर होते हैं, क्योंकि पर्टिकुलर और किसी पर्टिकुलर इशू को लेकर वो वहाँ पर अपना अभियान चलाते हैं, धरना देते हैं, आंदोलन करते हैं। जैसे कि मान लिए महिलाओं के राइट के लिए है, तो महिलाओं के राइट के लिए कि उन्हें भी बराबर का दर्जा दिया जाए पढ़ाई में, जॉब में। और इसी प्रकार काले गोरे के लिए, जैसे हमने अभी नेल्सन मंडेला जी का उदाहरण दिया वैसे। और हो सकता है गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, कई ऐसे स्ट्रगल हमने सुने भी हैं और कई ऐसे लोग हैं जो इनको लीड करते हैं और उनकी भी कई अच्छी इज्जत है। इसी प्रकार का एक उदाहरण यहाँ पर है तवा मत्स्य संघ। तवा मत्स्य संघ मध्य प्रदेश का है। एक आंदोलन तवा मत्स्य संघ का एक आंदोलन हुआ था, जो कि एक अच्छा इशू है। इस इशू में क्या हुआ था, कोऑपरेटिव जो थे उन्होंने अपने लिए रिसोर्सेज को, मतलब जो रिसोर्सेज की कमी थी उनको मांग के लिए एक साथ आगे आकर उनके रिसोर्सेज की मांग के लिए अपना प्रदर्शन किया था। तो इसको हम अच्छे से नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है ये तवा मत्स्य संघ। तवा मत्स्य संघ क्या है, मतलब कि पहले क्या होता था, जब बांध बनाए जाते थे
तो क्या जंगलों को काटा जाता था और जो रहने वाले वहाँ पर लोग हैं उनको भारी संख्या में वहाँ से हटाया जाता था कि आप कहीं और जाके अपना जीवन यापन करो। लेकिन जो गरीब होते थे, जिनके पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते थे और इतने पैसे नहीं होते थे कि कहीं और जाके अपना जीवन फिर से स्टार्ट कर सके, नई लाइफ जी सके, तो उनको लिए काफ़ी बड़ी दिक्कत होती थी कि कैसे शहरों में जाए, कैसे वहाँ अपने बच्चों की पढ़ाई का मजदूरी ढूंढे, वहाँ शहरों में काम ढूंढना भी बहुत मुश्किल होता है, कैसे अपना सेटलमेंट करे, तो काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। तो इसी प्रकार का एक फेडरेशन था तवा मत्स्य संघ, जो कि फिशरमैन का कोऑपरेटिव था, मतलब फिश वर्कर जो मछलियाँ पकड़ते हैं उसका एक संगठन था। इसमें क्या था कि जो सतपुड़ा बांध जब बन रहा था मध्य प्रदेश में, तब जब लोगों को हटाने की मांग की थी जो गाँव में रहने वाले हैं, तब वहाँ के लोगों ने एक कोऑपरेटिव बनाया था, एक संघ बनाया था, सभी इकट्ठे होकर के उन्हें वहाँ से नहीं हटना है और उनके लिए मांग की थी। और फिर सरकार ने क्या किया था 1994 में, जो उनका जो राइट था मछली पकड़ने का, वो दे दिया था प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को। अब प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को ये राइट तो दे दिया था, लेकिन उससे जो ये यहाँ के जो फिशरमैन थे, फिश वर्कर थे, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा था। उनकी जो कमाई थी वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी थी, वो जीवन यापन के लिए बिल्कुल बेसहारा हो गए थे। तो फिर तवा मत्स्य संघ जो न्यूली बना था, उन्होंने इसके खिलाफ रैली निकाली, चक्का जाम किया, मतलब रोड ब्लॉक करी, डिमांड की उनकी कंटिन्यूटी फिश और लाइवलीहुड के लिए कि उन्हें वहीं रहने दिया जाए, उन्हें हटाया नहीं दिया जाए, और उनकी जो फिश जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उनको प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से हटा के फिर से उन्हें दिया जाए। और फिर जो कमिटी जो थी, उन्होंने फिश राइट के लिए, विलेजर्स को लाइवलीहुड के लिए काफ़ी ज़्यादा आंदोलन किया था, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने रैली वगैरह निकाली थी। फिर लास्ट में 1996 में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो डिस्प्लेस्ड तवा मत्स्य संघ है, इनको जो राइट जो था उनका फिशिंग राइट, वो फिर से दिया जाता है उस रिजर्वियर में। मतलब कि जो डिस्प्लेड किया था उसके बाद जो रिजर्वियर में प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को जो राइट दिया था, वो फिर से ही तवा जो वहाँ के लोग हैं उनको दिया जाए। फिर जनवरी 1997 को 23 विलेज के ने वहाँ पर सबसे पहले अपना न्यू ईयर मनाया था मछली पकड़ के। मतलब वहाँ उनको न्यू ईयर इस प्रकार सेलिब्रेट किया था क्योंकि इतने सालों के और इतने टाइम के बाद उन्होंने इतना आंदोलन किया, उसके बाद उन्हें उनका राइट मिला, तो उनके राइट की जो खुशी थी, उन्होंने मछली पकड़ के वहाँ पर न्यू ईयर मनाया था। तो इसी प्रकार तवा मत्स्य संघ जो है ये हमें बताता है कि अगर पीपल को ऑर्गेनाइजेशन, जो पीपल का ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, अगर उनके राइट के लिए अगर वो चाहे और उनको अगर अधिकार उनके हाथ में अगर दिया जाए अधिकार, तो वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। मतलब अगर उनको ही हक दिया जाए उनके अधिकार का, तो वो अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी दी हुई है कि हर पर्सन को इक्वली ट्रीट किया जाए, किसी भी बेस पे उन्हें डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। अगर वो अलग उसकी कास्ट है, अलग उसका रिलीजन है, अलग उसका सेक्स है, तो उसके हिसाब से उसको डिस्क्रिमिनेट या फिर इनइक्वल ट्रीट नहीं किया जाए, उसको हमेशा इक्वली ट्रीट किया जाए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। अब जो ये है मूवमेंट जो किए गए, स्ट्रगल जो किए गए इक्वालिटी के लिए, ये बताते हैं कि जो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है इक्वालिटी, उसके जस्टिस के लिए, मतलब अगर कहीं पर जस्टिस नहीं मिल रहा है, लोगों को इक्वली ट्रीट नहीं किया जा रहा है, तो समय समय पर हमें मूवमेंट, आंदोलन और स्ट्रगल भी देखने को मिले हैं। तो ये हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये नेगेटिव ही शो करे कि आंदोलन हो रहे हैं, देश में हिंसा फैल रही है। कई बार ये पॉजिटिव इफेक्ट भी लाता है कि हमारे देश के नागरिक इतने जागरूक हैं, जो डॉक्यूमेंट यहाँ का हमारे लोगों का इतने जागरूक है, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो डॉक्यूमेंट है उसको वो इतना ज़्यादा मानते हैं कि उसके लिए, अपने हक के लिए वो आगे आ रहे हैं और कंटिन्यूसली उसको मांग कर रहे हैं कि हमें भी बराबर हक दिया जाए। और जो ये रेफ़र जो करते हैं, मतलब जो मांग करते हैं और जिसका रेफ़र करते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसीलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लिविंग डॉक्यूमेंट कहा है। लिविंग डॉक्यूमेंट मतलब वो जीवित है। मतलब कि कई बार क्या होता है, कोई बात लिख ली कॉन्स्टिट्यूशन में और वो सिर्फ पेपर में ही है, अप्लाई नहीं हो रही है लोगों पर, तो उस समय वो डेड होगा। लेकिन अभी जब अप्लाई करने के लिए लोग मांग भी कर रहे हैं, अगर समय समय पर उन्हें लग रहा है कि हमारे राइट हमें नहीं मिल रहे हैं और वो मांग कर रहे हैं आंदोलन, स्ट्रगल के माध्यम से, तो इसलिए हम बोलते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, लोग यहाँ के जागरूक हैं। तो इसीलिए ये हमारे जो लाइफ का रियल मीनिंग यहाँ पर निकल के आता है। और
जो इशू है उसमें इक्वलिटी को सेंट्रल माना गया है, डेमोक्रेसी में इक्वलिटी को सेंट्रल माना गया है। अगर डेमोक्रेसी किस काम की, जहाँ पर लोगों को इक्वल ट्रीट किया ही नहीं जा रहा है, तो वो डेमोक्रेसी किस काम की, सिर्फ कहने की डेमोक्रेसी है। लेकिन जो डेमोक्रेसी कंट्री है वहाँ पर ये इंश्योर होता है कि लोगों को हर एस्पेक्ट में इक्वल माना जाए, उनमें इनइक्वलिटी नहीं हो, जिससे कि वो अपनी लाइफ जो है रेस्पेक्ट के साथ, डिग्निटी के साथ जी सके। और ये जो है डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट ऑफ ईच पर्सन एंड देयर कम्युनिटी कैन बी रियलाइज्ड इफ दे हैव एडिकेट रिसोर्सेज। मतलब कोई व्यक्ति तभी ही सेल्फ रेस्पेक्ट से जी सकेगा, उस डिग्निटी के साथ जी सकेगा, जब उसके पास एडिकेट रिसोर्सेज हो, ऐसे इतने रिसोर्स हो कि वो अपने जीवन का यापन अच्छे तरीके से कर सके, अपनी बेसिक सुविधाएं जो है उसको भी प्राप्त कर सके, उसकी फैमिली को नर्चर कर सके, उसके भरण पोषण कर सके, और किसी भी जो बात के लिए उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए, उसमें भेदभाव नहीं किया जाए। तो इसीलिए किसी व्यक्ति के डिग्निटी और सेल्फ रेस्पेक्ट के जीने के लिए सिर्फ ये 3 बातें बताई गई है कि उसके पास एडिकेट रिसोर्सेस हो, उसके फैमिली को वो नर्चर कर सके, उतना उसके पास साधन हो, और उसके बाद तीसरा है उसको किसी बात पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाए। तो इसी सेशन में हमने पढ़ा था पूरे जो किताब का सार कि कैसे इनइक्वालिटी को बताया गया है अलग अलग एस्पेक्ट पे, और कैसे इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए समय समय पे आंदोलन हुए हैं और लोग आगे आए हैं। तो इस बुक में और इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।